अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इस में हम क्या पढ़ेंगे कि इससे पहले हम बात करते थे, आपको पता है कि जी अगर करंट कैरिंग वायर है तो करंट क्या प्रोड्यूस करता था, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, सो करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने इससे पहले बात की है। सो अब इस चैप्टर में हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे कि जी मैग्नेटिक फील्ड में की वजह से करंट कैसे इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द प्रीवियस कंसेप्ट। के प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपने देखी थी कि जहाँ जी राइट हैंड ग्रिप रूल से आप क्या करें कि अपना थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में करें, तो ये फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले उनकी हम बात करेंगे जी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। सो आप यहाँ पे देखें कि जी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के सामने एक सरफेस रखी हुई है जिसका सरफेस एरिया ए है। तो अब देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से गुजर रही हैं। वेर एज सेकेंड डायग्राम में आप देखें तो इस सरफेस को मैंने क्या किया है कि सरफेस का एंगल ऐसे चेंज कर दिया। पहले परपेंडिकुलर था इस सरफेस के, एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर था, तो इस वजह से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी। इस केस में उस सरफेस को हमने फ्लैट रख दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब उस सरफेस में से नहीं गुजर रही। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टाइम्स जो है वो एरिया दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या डेफिनेशन होगी? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उसकी यूनिट क्या बनती है? यूनिट इसकी बनती है वेबर, और इसका सिंबल है डब्ल्यू बी, वेबर। और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है उसमें अगर हम देखें तो वो किन फैक्टर्स से बढ़ाया जा सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने का तरीका है कि या आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर दें, या आप क्या कर दें, एरिया इंक्रीज कर दें। ठीक है, और अब देखिए दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स का तलब होता है एंगल ऑफ द सरफेस विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस सेकंड डायग्राम में क्या हुआ है कि जी जो वही सरफेस है, वही एरिया है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, लेकिन आपने सरफेस को उसके पैरेलल रख दिया है, तो इसलिए इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो है। ठीक है, इस डायग्राम में। सो तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने का मतलब आपके पास क्या है कि एरिया को इंक्रीज कर दें, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज कर दें, या एंगल को चेंज कर दें। सही, और इसकी डेफिनेशन आपको बता दी कि जी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसकी यूनिट जो है वो वेबर, और वेबर किसके इक्वल होगा? वेबर विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट आपने देखी थी टेस्ला, और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो वेबर विल बी इक्वल टू, अगर एरिया मीटर स्क्वायर में होगा और फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला में होगी, तो फिर आपके पास जो होगा वो जो चीज़ है वो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेबर में होगा। ठीक है, सो यहाँ तक कोई आपके जहन में सवाल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें नई डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे इस केस में, इस डायग्राम में आप देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है, दैट इज इक्वल टू बी ए। और इस सेकंड डायग्राम में क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ कोई एंगल बनाए। ठीक है, ये एरिया ऑफ द सरफेस ए है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन है। अब सरफेस के साथ इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, और हमने क्या
हम क्या लेके चलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम यूनिफॉर्म लेके चलते हैं, तो ये एंगल जो है वो थीटा है। अब इस केस में जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, अब देखें यहाँ पे एरिया डिपेंडेंट होगी, और दैट विल बी इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा क्यों, वाई नॉट कॉस थीटा। अब देखिए अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डालूं तो ये डायग्राम जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। थीटा 90 डिग्री होगा तो ये सिचुएशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस वक्त साइन 90 आपको पता है कि साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो बी ए के बराबर हो जाएगा। और अगर थीटा जो है वो 180 डिग्री हो जाए, जैसे कि इस डायग्राम में ये देखिए थीटा जो है इस केस में 0 या 180 डिग्री है सरफेस के साथ, तो उस सूरत में फ्लक्स जो है वो 0 है। अगर आपको आगे जाके किसी डिफरेंट जैसे बुक्स में या एफएससी में एंगल या इसके साथ लिया जाए, तो फिर आप जो है वो फ्लक्स का जो है वो बी ए कॉस थीटा यूज करेंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैंने आपको बता दिया है कि जी प्रोडक्ट ऑफ magnetic flux density and area that is held perpendicular to the surface। और इसकी थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो अब हम बात करेंगे जी फ्लक्स लिंकेज क्या होता है। फ्लक्स की आपने बात कर दी। फ्लक्स लिंकेज बेसिकली क्या है कि जी आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये आपके पास एक कॉइल आपने रखी हुई है, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमने ली है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है। तो फ्लक्स लिंकेज जो है वो उसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लेंगे, इस वायर का जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया विल बी इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज। अब देखें अगर यही फ्लक्स अगर एक डायग्राम मैंने पहली और दूसरी में क्या फर्क है कि वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये देखें दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वही है, एरिया भी दोनों का सेम है जो इस केस में था, नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है इस एरिया में आप देख लें कि 1 2 3 टर्न्स आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पे इसके सिर्फ 2 टर्न्स हैं, तो दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बाद वाले के कम है, तो फ्लक्स लिंकेज इसमें इस डायग्राम का जो फ्लक्स लिंकेज है वो phi of this diagram 2 is smaller than flux linkage of diagram 1, ठीक है। सो फ्लक्स लिंकेज के लिए भी हम फाई के ही सिंबल यूज करते हैं। अच्छा अब देखें और फ्लक्स लिंकेज की भी वही यूनिट होगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती, तो फ्लक्स लिंकेज और फ्लक्स की यूनिट सेम ही होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी अहम बात यहाँ पे, अब देखें ये एक डायग्राम है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है आपको दी हुई है B इज इक्वल टू 7.5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मिली टेस्ला है, इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस कॉइल का जो डायमीटर है वो आपके पास 2.4 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल की जो है वो 160 है। तो हमने अगर फ्लक्स लिंकेज निकालना है तो सवाल ये है कि व्हाट इज द फ्लक्स लिंकेज ऑफ दिस कॉइल, तो आप क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स इसकी कितनी है 160, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो आपकी 7.5 टाइम्स 10 टू द पावर -3, इसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो फिर फ्लक्स लिंकेज आपका वेबर में आएगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ये वाला एरिया ऑफ दिस कॉइल यूज करेंगे तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। और r
इस केस में कितना है, डायमीटर अगर 2.4 है तो r विल बी इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 1.2 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.2 टाइम्स 10 टू द पावर -2 मीटर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, -2 मीटर होल स्क्वायर आपने करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया इन मीटर स्क्वायर। वो एरिया की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो आपके पास फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा। सही है, ओके। अब हम बात करते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखें इसमें दो लफ्जों से मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होती है यूजिंग बोथ, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तब देखें इसमें सबसे पहले इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आप मूव करते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्रॉस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द पेज। अब देखिए जब आप इसको मूव करेंगे कंडक्टर को, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मूव कर रहे होंगे, और जब भी चार्ज पार्टिकल जो है वो, जब आपने इसको मूव किया तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन को भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो जब उसको आप मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। हमने देखा था कि जी अगर ये एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी v से एंटर होता है तो इसके ऊपर फोर्स लगती है इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप पता चला सकते हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्यों लगी। सो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जब आप इस कंडक्टर को मूव करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब ये रेस्ट पे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, तो इस पे फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में जा कर रही थी, तो नेट फोर्स 0 थी। इसलिए एक कंडक्टर अगर वैसे ही पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इसको आप मूव नहीं कर रहे, वैसे पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन जब आपने कंडक्टर को मूव किया तो फिर क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन पे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगी, तो अब क्या होगा, इस कंडक्टर का जो नीचे वाला रीजन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और ऊपर वाले रीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इससे जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इससे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। सो बेसिकली ये है कि कंडक्टर की मोशन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपने की, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो फोर्स लगना शुरू हो गई, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हुए, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में। इस कंडक्टर में इंड्यूस करंट पैदा हुआ, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ये इंड्यूस करंट पैदा हुआ, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है। और आप इसकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलाएंगे कि आप इसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं कि आपका जो थंब है वो आप मोशन की डायरेक्शन में रखेंगे, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्ट इनटू द पेज है, तो जो मिडिल फिंगर है वो आपकी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में होगी, कन्वेंशनल करंट। और अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप देखें, आप अपने तौर पे इस चीज को चेक कर लें कि आप थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों के बीच में 90 डिग्री रखें, और अपना थंब जो है वो राइट डायरेक्शन में रखें, इंडेक्स फिंगर इनटू द पेज रखें, तो मिडिल फिंगर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में होती है। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा कि जी इंड्यूस करंट कैसे बन जाता है जब आप इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो अब हम बात करेंगे कि जी ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो है इस केस में इसकी डायरेक्शन क्या होगी और ये किस वजह से प्रोड्यूस होगा। अगर आप कंडक्टर को रेस्ट पे रखेंगे, इस तरह मोशन नहीं है इस वायर में, तो फिर इस वायर में कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। सही है। सो अब देखें, नेक्स्ट हम सिचुएशन की बात करते हैं कि जी और क्या तरीकाकार हो सकते हैं इंड्यूस करंट पैदा करने के। आपके पास, आप देखें, ये आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल के साथ आपने एक गिलवानोमीटर अटैच किया है जो बहुत सेंसिटिव है। गिलवानोमीटर बेसिकली क्या करेगा कि जब इसमें से करंट फ्लो होगा या इंड्यूस करंट पैदा होगा तो इसकी डिफ्लेक्शन जो है आपकी, गिलवानोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। और इसका डायल इस तरह का होता है, ये अगर ये डिफ्लेक्शन, इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है, तो इसलिए जो है ये एमीटर करंट को मेजर करता है, वेयर एज गिलवानोमीटर खाली डिफ्लेक्शन शो करता है। अब देखें, आपके पास एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। आप क्या कर रहे हैं कि जी इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं। सही। अब जैसे इस कॉइल की तरफ लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये जो मैग्नेट ने प्रोड्यूस की है, वो इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो गुजर रही हैं वो चेंज होंगी। ठीक है। जैसे आप करीब लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इस कॉइल में से चेंज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो गिलवानोमीटर पे डिफ्लेक्शन आएगी। इसका मतलब है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो कॉइल है ये एक क्लोज लूप बन रहा है और जैसे इस मैग्नेट को इसकी तरफ ला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जी इस कॉइल में से गुजरने वाला जो फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज हो रहा है, वो डिफ्लेक्शन इस पे आएगी। अगर आप इस कॉइल को, इस मैग्नेट को यहाँ रेस्ट पे रख दें तो फिर क्या होगा कि कोई कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी इफ मैग्नेट इज केप्ट एट रेस्ट। ठीक है। मैग्नेट को अगर आप, इफ मैग्नेट इज एट रेस्ट तो नो डिफ्लेक्शन। कॉइल को भी आपने रेस्ट पे रखा हुआ है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, अगर आप इसको इस तरफ ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन गिलवानोमीटर की एक तरफ है, जब इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन जो है वो दूसरी तरफ होगी इस सेंट्रल पॉइंट से। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अच्छा, और अगर आप ज़्यादा स्पीड से लेके आएंगे तो इंड्यूस करंट ज़्यादा पैदा होगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। अगर आप इवन इस मैग्नेट को ला के इस कॉइल के अंदर भी रखते हैं तो उस वक्त कोई डिफ्लेक्शन यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगी। सवाल ये पैदा होता है कि जी इंड्यूस करंट का ताल्लुक किस चीज़ पे है? क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल, लिंकेज जो इस कॉइल के साथ है उसके चेंज होने पे है या मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर है? तो अब चूंकि जब इस मैग्नेट को आप मूव नहीं कर रहे, रेस्ट पे रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो इस कॉइल में से है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है। मतलब ये है कि इसको जब आपने दूर रखा हुआ है, ये नॉर्थ और ये शायद साउथ पोल, तो ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब देखें इसमें से इस वक्त दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। जैसे आप इसको करीब लेके आएंगे इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें गुजरने वाली ज्यादा हो जाएंगी। इन शॉर्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के चेंज होने से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का तलब होता है। और इंड्यूस करंट जो बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि उसकी डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है। एक तो ये तरीकाकार है कि आप इस मैग्नेट को आप मूव करें, कॉइल को रेस्ट पर रखें, फिर भी इंड्यूस करंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैग्नेट को रेस्ट पर रखें और कॉइल को जो है
इस तरह इन आउट मूव करते रहें, फिर भी वही सेम ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी कि मैग्नेट को रेस्ट पे रखे, कॉइल को मूव करें रिलेटिव टू द मैग्नेट, तो सेम ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपका, अगर आपने ये ऐसी पावर सप्लाई है, अल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल में से है, और ये अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ आपका लिंक है। अब क्या होगा कि जब अल्टरनेटिंग करंट है, तो हमने देखा था कि जी अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। ये अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते रहते हैं। अच्छा, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमने देखा था कि जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो करंट कैरिंग वायर की वजह से होता है वो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, और ये आपको याद होगा कि करंट कैरिंग वायर में अगर करंट आई है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट डिस्टेंस आर ये होगा। अब चूंकि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो इस कॉइल के साथ लिंक कर रही है वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी पीरियोडिकली। अभी एरोज अगर इतने, तो थोड़ी देर बाद हाफ पीरियड के बाद अगर ये एरोज इस तरफ हैं, इस टाइम के दौरान ये एरोज जो हैं वो उनकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज होती रहती है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिसकी वजह से इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक है वो चेंज होता रहता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जब टाइम के साथ चेंज होती रहती है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। अगर ये वोल्टमीटर लगाएं तो यहाँ पे आपको इसकी डिफ्लेक्शन नजर आएगी कि कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई। एक ये तरीका कार है, दूसरा जो है वो ये तरीका कार है। अब देखें, अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि जी मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका ताल्लुक किस चीज पे है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनती है, अब मैं फैराडे लॉ को, फैराडेज लॉ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या कहता है कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. Induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linkage. आपने पहले देख लिया कि जी मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का ताल्लुक जो है वो किस चीज से, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज से के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ का ताल्लुक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to rate of change of flux linkage। ठीक है। सो किसी भी क्लोज लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो बेसिकली क्या है कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ का ताल्लुक किस चीज पे है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और इसका मैथमेटिकली देखें तो क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू डेल्टा n phi is the flux linkage, phi is flux, that is BA, और n से मल्टीप्लाई कर दे तो हमने देखा था कि n phi is flux linkage, that is NBA. So delta NB n phi over delta T, ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी। फैराडे लॉ की जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to rate of change of
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ओके, सो मैग्नीट्यूड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का तलक है वो किस चीज पे है, वो रेट जितना तेजी से आप फ्लक्स लिंकेज को चेंज करेंगे उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास ज्यादा पैदा होगी। अच्छा, अब देखें फ्लक्स का तलक किसके साथ है, आपको पता है कि जी फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। अगर एक इसको हम कहते हैं कि जी एन अगर आपके पास कांस्टेंट है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो रहे, तो इसको हम एन को इससे बाहर निकाल सकते हैं, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपके पास फ्लक्स और टाइम के साथ वेरिएशन दी गई है, ठीक है, फ्लक्स वर्सेस टाइम, तो आप क्या कहेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, ये देखें डेल्टा फाइव और डेल्टा टी विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई टाइम ग्राफ। ये मैंने कैसे बात कर दी, अब देखिए ये डेल्टा फाइव और डेल्टा टी इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ। अब सवाल पैदा होता है कि जी आप फ्लक्स लिंकेज को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या तरीकेकार हो सकते हैं। फ्लक्स लिंकेज को चेंज करने के लिए हाउ टू चेंज फ्लक्स लिंकेज। अब देखें फ्लक्स का तलक था बी ए, फ्लक्स इस तरह डिफाइन होता है। फ्लक्स लिंकेज को चेंज करने के लिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को चेंज कर लें, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आप एसी करंट यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वक्त के साथ साथ चेंज होगी, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी यहाँ पे, इसमें हमने एसी करंट यूज किया है, फ्लक्स डेंसिटी वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। या दूसरा तरीकाकार हो सकता है कि जी आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर दें। ये कैसे हो सकता है, आप देखिए अगर मैं यहाँ पे एक रीजन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, लेट्स से दिस इज इनटू द पेज, सो बी इज इनटू द पेज, और यहाँ आपके पास एक कॉइल है, ये को इस सूरत में इस कॉइल में से कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं है। लेकिन अगर इस कॉइल को आप इस तरह ले आते हो तो आप देखें इस कॉइल में जो है वो क्या हम चेंज करें, एरिया जो है वो चेंज होता जा रहा है, एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में इतना एरिया कंट्रीब्यूट होगा, फिर क्या होगा, इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। थोड़ी देर बाद जब ये कॉइल कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन आएगी तो फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके जाने में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इन दो जगहों पे, इस जगह पे और इस जगह पे सेम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, तो इसको इधर से इधर तक लाने में कोई फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसको इधर से इधर लाने में फ्लक्स लिंकेज चेंज हुआ, फिर इस वक्त कॉइल को यहाँ से यहाँ लाने में फ्लक्स लिंकेज चेंज हुआ। तो आप या तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, या क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर सकते हैं, या जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जब इस कॉइल इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहे हैं तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए फ्लक्स लिंकेज को वक्त के साथ साथ चेंज होना चाहिए। अगर फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं हो रहा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं हो रही तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। इसलिए चाहे आप कॉइल को मूव कर दें चाहे मैग्नेट को मूव कर दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है आपका चेंज होता जाएगा।
वक्त के साथ साथ और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा होगा। जितना आप तेजी से इसको करेंगे उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा पैदा होगा। अब दूसरा सवाल ये है कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसके लिए हमारे पास एक नया लॉ होता है जिसको हम लेंजेस लॉ कहते हैं। और लेंजेस लॉ ये स्टेट करता है कि जी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। देखें, इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, विल जनरेट या प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दिस विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि जो इस इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कॉज को हमेशा अपोज करता है। मसलन इसको हमें अब डायग्राम से क्लियर करते हैं। देखिए, अब अगर आप एक आपके पास कॉइल है, वही डायग्राम, और आप एक मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आते हो। लेट्स से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और आप मैग्नेट को इस तरफ लेके आए। कॉज क्या है कि आप मैग्नेट को इस तरफ लेके आ रहे हो टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होगा उसकी वजह से एक इंड्यूस करंट पैदा होगा, और इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इंड्यूस करंट की वजह से, वो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो इसको अपोज करेगा, उसकी भी यही डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करंट की वजह से, मतलब क्या है कि इस कॉइल की इस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और इस तरफ साउथ पोल बनेगा। इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसकी डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आप इस मैग्नेट को इस तरफ लेके आ रहे हो, आगे से पोजीशन मिल रही है आपको, और वो आपको इस तरफ रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब करंट की डायरेक्शन बड़े आराम से आप निकाल सकते हो कि जी राइट हैंड ग्रिप रूल में आप अपनी राइट हैंड से इस कॉइल को ग्रिप करें, अपनी उंगलियों को कॉइल के टर्न्स की डायरेक्शन में रखें, और थंब को जो है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में रखें। इधर थंब रखें तो आपके पास जो टर्न्स आपकी तरफ हैं उनमें करंट जो है वो अपर डायरेक्शन में इस तरह होगा। ठीक है, तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जी इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप इसी में इस मैग्नेट को आप इधर लेके आ रहे हो, अब देखें, अब रिपल्शन क्या होगी कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी कि आपको ये इस तरफ पुल करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जनरेट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इस तरफ अब साउथ पोल होगा, इस तरफ नॉर्थ पोल होगा। हर सूरत में आपको जो कॉज है प्रोड्यूस करने की उसको अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी जो कॉज जो उसको प्रोड्यूस कर रही है उसको अपोज करेगी। सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू द लेंजेस लॉ के डायरेक्शन ऑफ induced current will produce magnetic field which will be in opposite direction to the original magnetic field। ये बात क्लियर होगी? अगर यहां तक कोई सवाल है आप इस पे तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो हमने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता चला ली, और ये अब लेंजेस लॉ को अगर हम लिंक करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
एंड लेंज लॉ। तो बेसिकली आप देखें कि जी लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। वो कैसे कि जब आप मैग्नेट को इस तरफ ला रहे हैं तो क्या करें कि आप जो मैग्नेट के ऊपर मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं इसको इधर लाने में आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वो एनर्जी क्या हो रही है कि अब वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो आपने मैग्नेट को इधर लाया, आपने वर्क डन किया, मैग्नेट की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसने जो गेन की काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी अब कन्वर्ट हो जाएगी। आपने क्या किया, जब आपने वर्क करते हैं मैग्नेट को इधर लाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। वो काइनेटिक एनर्जी अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस सूरत में आपका जो मैग्नेट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या आप इसको इधर ला रहे हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप कन्वर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ, या जो आपने वर्क किया था वो कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसलिए जो है वो आपकी जो एनर्जी थी वो अब डिक्रीज हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो लेंज लॉ की वजह से इस फार्मूले में क्या चेंज आती है, फैराडे लॉ का जो फार्मूला है उसमें सिर्फ लेंज लॉ की वजह से ये चीज चेंज आती है कि माइनस साइन आ जाता है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। दिस डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कॉज। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में हम देखेंगे कि जी अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ दिया हुआ है तो आपसे कहता है कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ पैदा है। एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को चेंज किया जा रहा है, या इन अदर वर्ड्स आप ये कहें कि ये कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ आपको दिया हुआ है वक्त के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वो किस तरह का होगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये सवाल है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एन डी फाई बाय डी टी या डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डी भी हम लिख सकते हैं, तो ये माइनस एन ये आ जाएगा, फाई किसके बराबर होता है, बी ए। ठीक है, सो बी ए डेल्टा बी ए ओवर डेल्टा टी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो रही है लेकिन करंट चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा, सो माइनस एन ए डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ये क्या हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो ग्राफ है उसका ग्रेडियंट लें और ग्रेडियंट के साथ माइनस साइन लगा दें तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। सो दैट विल बी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ बी टाइम ग्राफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस जगह तक, यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कोई नहीं चेंज हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से यहां तक इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अब देखिए इस पॉइंट में अगर आप यहां से लेके यहां तक देखें तो इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव ग्रेडियंट है। ठीक है, और जब आप ग्रेडियंट ऑफ बी टाइम ग्राफ देखेंगे तो ये कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, माइनस साइन लगाने की वजह से ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो वैल्यू कांस्टेंट होगी और ये इस तरह माइनस। दोबारा बता दूं, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन लेंस लॉ की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ बी टाइम ग्राफ है, तो इसलिए इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव
और कांस्टेंट है, इसलिए जब इसकी नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वो पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइड पे चली जाएगी। फिर आप देखें इस जगह से लेके इस जगह तक, अब इस लाइन के ग्रेडियंट नेगेटिव है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो चेंज हो रही है वो वक्त के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है, वो लीनियरली चेंज हो रही है। तो इसका ग्रेडियंट आपके पास इस पार्ट से ज्यादा है, ठीक है। तो ग्रेडियंट इसका नेगेटिव, इसका मतलब ये होगा कि जब आप ये वाला माइनस साइन इसके साथ लगा देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी, और इस पार्ट के ग्रेडियंट के मुकाबले में इस पार्ट के ग्रेडियंट ज्यादा है, तो आपने यहाँ वैल्यू जो है वो ज्यादा शो करनी है। इस बात के नंबर होते हैं कि यहाँ पे आपने वैल्यू इस पार्ट, यहाँ पे जो वैल्यू आपने शो की थी उसकी निस्बतन यहाँ पे वैल्यू जो है रिलेटिवली ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो दैट मस्ट चेंज फ्रॉम टी टू 2t। जो पोलरिटी आ रही है वो 2t से लेकर 3t तक वो डिफरेंट होनी चाहिए, सही। तो इस तरह हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब देखिए अगर करंट का ग्राफ दिया हुआ है तो आपने देखा है जी इंड्यूस्ड ईएमएफ is negative and delta phi over delta t, यही था। दोबारा लिख देता हूँ। फाई क्या होता है, बी ए। सो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, तो माइनस एन ए डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर होती है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जगह हम करंट की वैल्यू डाल देंगे म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस एन ए, और ये सब कुछ कांस्टेंट है म्यू नॉट ओवर 2 पाई आर। सो दैट विल बी डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। आपने क्या याद रखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ आई टाइम ग्राफ, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ आई टाइम ग्राफ। और पिछले में हमने क्या बात की थी कि दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ बी टाइम ग्राफ। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ दी गई है फिर भी आपने उसका नेगेटिव ग्रेडियंट लेके प्लॉट करना है। अगर करंट के साथ करंट की वेरिएशन है, मसलन इस वायर में से आपको क्या दिया हुआ है कि इस वायर में करंट चेंज हो रहा है और करंट की वेरिएशन इस तरह हो रही है, ठीक है। यहाँ तक करंट इंक्रीज हो रहा है, फिर करंट डिक्रीज हो रहा है, और फिर करंट कांस्टेंट हो रहा है। इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, ठीक है। अब देखें इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक ग्रेडियंट जो है कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, टी तक। उसके बाद अगर इस पार्ट का अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो ग्रेडियंट नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा स्टीपनेस है, इसलिए जो है अगर आप इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू देखेंगे तो वो पॉजिटिव होगी और इस तरह इसकी पीक आएगी, ये पॉजिटिव होगी। उसके बाद फिर क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया। यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इस पार्ट में करंट कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं होगा, इसलिए जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो इस तरह चेंज होगी। तो अगर सारी डिस्कशन को कंक्लूड किया जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड करती है, वो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। अगर फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं होगा टाइम के साथ साथ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगी। और फेराडे लॉ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक हो गया।
और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो इस तरह होती है कि जी वो ओरिजिनल जो कॉज उसको प्रोड्यूस करता है उसको अपोज करता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो लेंजेस लॉ के मुताबिक हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये लेंजेस लॉ की वजह से माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो पूरे, और दूसरी अहम बात कि अगर आपको बी टाइम ग्राफ दिया हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस टाइम, तो फिर भी नेगेटिव ग्रेडियंट जो है दैट विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और फिर अगर आपका आई टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो फिर भी नेगेटिव ग्रेडियंट आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट डिस्कशन मैंने कराई, ठीक है। तो हमने फ्लक्स लिंकेज की बात की, फ्लक्स इंड्यूस करंट इस तरह कैसे पैदा होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होता है, उसकी बात हमने की। फिर फ्लक्स लिंकेज क्या होता है उसकी हमने बात की कि फ्लक्स लिंकेज जो है एन फाई दैट इज एन टाइम बी ए के बराबर होता है, एंड सो ऑन। फिर फ्लक्स की बात की एंड सो ऑन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फैराडे लॉ और लेंजेस लॉ आपको पता होना चाहिए। और लेंजेस लॉ की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे कि आप ये कहेंगे कि इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो उसकी डायरेक्शन हमेशा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और फैराडे लॉ की डेफिनेशन ये होगी कि इन ए क्लोज लूप induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage। क्लोज लूप होगा तो करंट फ्लो होगा ना। अगर खाली वायर है तो उसमें पाथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा तो करंट पैदा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि क्लोज लूप होना मस्ट है, सही। जैसे ये क्लोज लूप है, पाथ कंप्लीट होना चाहिए, ये क्लोज लूप है। और फिर इस चीज को हमने देख लिया कि जी करंट की डायरेक्शन जो है वो किस तरह हम निकालते, कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी और कैसे उसको निकालेंगे। थैंक यू सो मच।